Like, share, subscribe, and hit the bell icon. ये कहानी है अनाथालय में पली बढ़ी एक लड़की की, जिसने शारीरिक शोषण, मानसिक बीमारी, ड्रग्स स्कैंडल, इन सब से गुजरते हुए भी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। सुनहरे पर्दे की ये मशहूर अदाकारा, जिसकी खूबसूरती और अदाओं के चर्चे आज भी मशहूर हैं। इसी वक्त उसकी खूबसूरती की आंच ने पूरी दुनिया को ही नहीं, व्हाइट हाउस को भी झुलसा दिया था। उसका जीवन जितना रहस्यमयी था, उससे भी अधिक रहस्यमयी थी उसकी मौत। क्या हो रहा है ये मेरे साथ? तुम सब चीटर हो। तुम सब मिलकर मेरे करियर और मेरी लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हो। आखिर क्यों मेरे फोन कॉल टेप किए जा रहे हैं? FBI के लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं। क्यों? क्या गलती है मेरी? तुम सबने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। व्हाइट हाउस में आपका स्वागत है। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट से बात करनी है। उनसे कहो अभी लाइन पर मुझसे बात करें। माफ कीजिएगा मैडम, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन बोल रही हैं? मर्लिन मुनरो। हेलो मर्लिन, शाम की डिनर पार्टी में आप पहुंच रही हैं ना? कहा ना मैंने, मैं नहीं आ रही। और बार बार कॉल करके मुझे परेशान मत करो। लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं। कौन? मिस्टर जनरल? उनसे कहो मैं नहीं आ रही। उन्हें मिलना है तो वो मेरे घर आ जाएं। हेलो, यस पीटर, बात की? क्या कह रही है वो? मैंने बात की, लेकिन वो यहाँ बीच हाउस में आने से मना कर रही है। साथ ही उसने आपके लिए एक संदेश दिया है। कैसा संदेश? उसका कहना है कि यदि जनरल चाहें तो उसके घर आ सकते हैं। वो आज घर में ही आराम कर रही है। आप सबको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हम सबके दिलों पर राज करने वाली हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मर्लिन मुनरो अब हमारे बीच नहीं रही। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। हेलो टिम, क्या हम मिल सकते हैं दोस्त? सॉरी, आप कौन बोल रहे हैं? वो सब मैं आपको मिलकर बता दूंगा। क्या हम कहीं मिल सकते हैं प्लीज? ओके, टुमारो 11 AM। शुरू करें। मर्लिन की मौत के कुछ दिनों के बाद मुझे एक गुमनाम पार्सल मिला, जिसमें मर्लिन की मौत से जुड़ी बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, विशेषकर उसके जीवन से जुड़े एक खास शख्स से संबंधित, जो बेहद ही ताकतवर था। उन दोनों की एक साथ की कुछ तस्वीरें थी। मेरा मतलब है बहुत सारी अंतरंग तस्वीरें। कुछ लेटर्स थे जो उसने उस शख्स को लिखे थे। कौन है वो? आप क्या सोचते हो? कैनेडीज के अलावा और कौन हो सकता है आखिर? तो क्या मर्लिन के संबंध उन दोनों भाइयों से थे? अगर उस जानकारी पर भरोसा करें तो निश्चित ही। लेकिन इससे आपकी जान को खतरा क्यों? क्योंकि जो पार्सल मुझे मिला था उसमें ऐसे सबूत थे जो उसकी मौत के संबंध में एक बड़ा खुलासा कर सकते थे। मैं वो पार्सल और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अमेरिका के सबसे बड़े पब्लिशर, तुम्हारा मतलब है नेशनल हेराल्ड? जी हाँ, मैं उनसे मिला था। वे इसे लेकर बेहद उत्साहित थे और जल्द से जल्द से छापना चाहते थे। ये तो कमाल का रिसर्च है। ये सारे फैक्ट्स जैसे ही पब्लिक में आएंगे तो पूरे अमेरिका में सनसनी मच जाएगी। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं ये किताब छापने वाला हूँ। मैं तुम्हें कुछ एडवांस देकर इसे अभी लॉक कर रहा हूँ। थैंक यू। लेकिन मीटिंग के तीसरे दिन बाद ही उन्होंने इसे छापने से मना कर दिया। हेलो हेलो। सॉरी ब्रदर, बट मैं अभी आपका रिसर्च नहीं छाप सकता। लेकिन क्यों? सारे सबूत हैं, इसमें दिक्कत क्या है? ब्लडी बास्टर्ड। जबकि उसके करीब 10 महीनों के भीतर ही उस गुमनाम पार्सल में दी जानकारी पर बेस्ड मर्लिन पर छपी किताबें साल की बेस्ट सेलर बन गई, वो भी बिना किसी नामी पब्लिकेशन हाउस की बैकिंग के। तो क्या तुम्हें लगता है कोई उसकी मौत के बाद भी उसके केस में इंटरेस्टेड था? टिम, जो पार्सल मुझे मिला था उस वक्त मर्लिन की मौत को मुश्किल से 6 महीने हुए थे, जिसका मतलब साफ था कि किसी के हाथ सारे सबूत लग चुके थे। लेकिन साथ ही कोई तो ऐसा जरूर था जिसको मर्लिन के जिंदा रहने से नुकसान हो सकता था,
और वही उसकी मौत के सच को दबाना चाहता था। इसलिए मर्लिन की मौत के 15 महीनों के बाद जैसे ही JFK की मौत होती है, उनके भाई रॉबर्ट कैनेडी का नाम अगले प्रेसिडेंट चुनाव के लिए सामने आता है। इस बार अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव बेहद ही खास और दिलचस्प होने वाले हैं। एक चर्चित अदाकारा की मौत के मामले में नाम जोड़ने के बाद अब रॉबर्ट कैनेडी अपने भाई JFK की हत्या के बाद खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उतरेंगे। इसके बाद सब कुछ बदल जाता है। लेकिन कैनेडिस का मर्लिन के डेथ से वाकई कोई सीधा कनेक्शन है? मेरा मतलब है, ऐसे साफ तौर पर कैसे कह सकते हो तुम? हाँ है, जिसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ। मर्लिन की मौत यानी 4 अगस्त की शाम को मिस्टर बॉब कैनेडी करीब 8 बजे एक सीक्रेट फ्लाइट लेकर सैन फ्रांसिस्को गए। उस दिन मीडिया को उनकी इस विजिट से संबंधित खबर न छापने के कड़े आदेश दे दिए गए थे। इसलिए बॉब की इस सीक्रेट विजिट की बात हेराल्ड ट्रिब्यून समेत किसी भी मीडिया हाउस ने नहीं छापी थी। उनके पायलट को भी लॉग शीट में इस विजिट की डिटेल भरने से रोका गया था, जिसके बाद वे वहां से सीधे अपने रिश्तेदार एक्टर पीटर लॉफोर्ड के बीच हाउस पहुंचे थे। लेकिन मर्लिन उस दिन उनसे मिलने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वो अपनी जिंदगी में कैनेडी ब्रदर्स और सीधे तौर पर FBI एवं दूसरी एजेंसियों के दखल से तंग आ चुकी थी। उस रोज उसने JFK से बात करने के लिए गुस्से में सीधे व्हाइट हाउस फोन घुमा दिया था। ये बात शायद कैनेडीज को खल गई। वो उससे पीटर के बीच हाउस पर मिलना चाहते थे, लेकिन मर्लिन ने मिलने से साफ मना कर दिया था। वो भी उस विमान से उतरकर सीधे मर्लिन के घर गए थे, जहां दोनों में काफी कहासुनी और हाथापाई तक हुई। ये बात हाफा के लिए जासूसी करने वाली एजेंसी ने मर्लिन के घर में लगे खुफिया रिकॉर्डर और कैमरा के आधार पर कंफर्म की। और मजेदार इत्तेफाक ये रहा कि मर्लिन की मौत भी उसी रात हुई, वो भी मीडिया रिपोर्ट में दिए गए समय से करीब 4 घंटे पहले। जबकि आनंद फानन में बॉब उसी फ्लाइट से वापस आ जाते हैं। लेकिन वहां अपनी गैर मौजूदगी में उन्हें स्थिति को संभालने वाला कोई तो चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने किसी को तैनात किया। उस रोज मर्लिन का PR हैंडल करने वाले मिस्टर जैकब, जो अपनी पत्नी के साथ हॉलीवुड बोल्स के मशहूर कलाकार हेनरी मैंचिनी का कॉन्सर्ट देख रहे थे। रात को करीब 11 बजे उन्हें कुछ संदेश मिलता है, जिस वजह से वे कॉन्सर्ट छोड़कर फौरन वहां से निकल जाते हैं। ये बात जैकब की वाइफ ने सालों बाद अपने इंटरव्यू में कबूल की कि वे और उनके पति कॉन्सर्ट छोड़कर रात 11 बजे मर्लिन के घर के लिए निकल गए थे। इसी बीच किसी ताकतवर आदमी के ही इशारे पर उसकी मौत के बाद के सबूतों को मिटाने और हत्यारों को बचाने का काम चल रहा था। मर्लिन की कैनेडी ब्रदर्स के साथ की तस्वीरें, लेटर्स व तमाम दूसरे दस्तावेज, उसके घर से वो सब कुछ गायब कर दिया जा चुका था। उसके बेड की वो चादर जिस पर वो मृत पाई गई थी, उसके नौकर ने वो धो दी थी, जिसकी जगह पर एक साफ चादर बिछाकर उसे लिटा दिया गया था, जिस पर एक सिलवट तक नहीं थी। जबकि पुलिस रिपोर्ट में मर्लिन की हाउस हेल्प मिसेस मुर्रे के बयान के आधार पर उसकी मौत का टाइम सुबह तड़के 3 बजे का बताया था, जो कि एक झूठी कहानी थी। जब मिसेस मुर्रे ने कहा कि जब उन्होंने रात के 3 बजे तक मर्लिन के कमरे की लाइट जली देखी, तो उन्होंने मर्लिन के कमरे का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद उसने मर्लिन का इलाज करने वाले डॉक्टर को फोन करके बुलाया, जिन्होंने कमरे की खिड़की का दरवाजा तोड़कर मर्लिन के कमरे को खोला, जहां वो मृत मिली। लेकिन ये झूठी कहानी क्यों? इस केस से जुड़े सारे लोग या तो डर या किसी दबाव में झूठ बोल रहे थे। सिर्फ मिसेस मुर्रे ही नहीं, बल्कि मर्लिन के रिश्तेदार या अन्य जो भी दूर दूर तक इस केस से संबंधित था, उन पर नजर रखी जा रही थी, उन्हें डिटेन किया जा रहा था। हालांकि मिसेस मुर्रे ने बाद में अपने बयान में रॉबर्ट और मर्लिन के बीच की नजदीकी की बात स्वीकारी। साथ ही मर्लिन के पब्लिक रिलेशन डील करने वाले उस रात ऐसे शो छोड़कर जाने का मतलब साफ था कि उस वक्त तक मर्लिन की मौत हो चुकी थी। यहां तक कि कुछ लोगों ने खुद को FBI का एजेंट बताकर खुद FBI और दूसरी सरकारी एजेंसियों से मर्लिन से जुड़े सभी तथ्य, जैसे उसके फोन कॉल्स के सारे रिकॉर्ड्स, उसकी तमाम रिपोर्ट्स, बचे कुचे फोटोग्राफ, सब कुछ जमा करके नष्ट कर दिया। यहां तक कि उसकी मौत की वजह जिन स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज को बताया गया, उससे जुड़ी कोई प्रिस्क्रिप्शन, शीशी या उन दवाइयों से संबंधित कोई रैपर उसके कमरे से बरामद नहीं हुआ था। जबकि एक दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि जो ड्रग उसकी बॉडी से मिले, उन्हें बॉडी में किसी गोली या दवाई के माध्यम से नहीं, बल्कि इंजेक्शन के जरिए दिया गया था। लेकिन इतनी सफाई से कौन ये सब कर रहा था? और क्या यह सब वाकई कैनेडी के इशारे पर हो रहा था? कह सकते हैं, क्योंकि ये सब चोरी छिपे नहीं, बल्कि शक्ति और सामर्थ्य का इस्तेमाल करके खुलेआम किया जा रहा था। 1982 में मर्लिन की मौत के पूरे 20 साल बाद, जब लॉस एंजल्स के डिस्ट्रिक्ट अटर्नी
जॉन बन दे कैंप ने इस केस की जांच को सच की तह तक जाने के उद्देश्य से दोबारा शुरू करवाया, तब कुछ चौंकाने वाले राज सामने आए। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट की नजरों में मर्लिन की मौत का जिम्मेदार किसी एक शख्स को ठहराना असंभव था। इसलिए आखिरकार कोर्ट ने यह कहते हुए इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया कि मर्लिन की मौत स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज से ही हुई है, भले ही ऐसा उसने गुस्से या गलती से किया हो।